आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 103वां जन्मदिवस है आज, और उस अवसर पर हमने उनके जीवन की झलकियों के साथ सोचा कि उन बच्चों की रचनाओं को भी साझा किया जाए, जो बच्चे समाज और राजनीति और राष्ट्र से प्रेरित होते हैं। उन पर, उनके मसलों पर लगातार मंथन करते हैं और कुछ ना कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो उनकी रचनाओं को भी हम सुनेंगे और वो उनकी उस समझ के स्तर को भी देखेंगे और उस पर बात भी करेंगे। और हमारे बीच में आज हमारे मध्य में श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी हैं और रजनीकांत शुक्ल जी भी हैं और संगीता श्रीवास्तव जी भी हैं, और जो शिक्षा से जुड़े रहे हैं और जिनका समाज और राजनीति पर अच्छा चिंतन है, वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। तो इस सिलसिले को हम एक पीपीटी के जरिए बढ़ाते हैं आगे। पहले हम जान लें कि हमारे बीच में कौन कौन बच्चे अपनी रचनाएं साझा करेंगे। तो आज का विषय हमने वही लिया जो इंदिरा जी के बाल्यकाल में हमने सुना था कि उन्होंने एक वानर सेना बनाई थी। तो आज वानर सेना पर बात भी होगी, उसकी प्रासंगिकता पर भी बात होगी। तो बच्चों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना वाली जो प्रस्तुतियाँ हैं उसको सुनेंगे और उस पर हम बात भी करेंगे। हमारे बीच में जो बच्चे आज अपनी रचनाएं साझा कर रहे हैं और वो जुड़ेंगे भी, क्योंकि आज छठ भी है तो उनकी व्यस्तता परिवार में रहती ही है, तो वो समय मिलते ही जुड़ेंगे हमसे। बच्चों की रचनाओं में हम सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता का दर्शन पाते हैं। तो हमारे बीच में सबसे पहले जिन्होंने एक इंदिरा गांधी जी के जीवन की झलकियों की एक वीडियो बनाई, आस्था दीपाली जी, हम उसको देखेंगे। तो रामायण से सीख लेकर इंदिरा ने बनाई वानर सेना। दीपांशु बाल रचनाकार हैं और बेहतरीन लिखते हैं। मौलिक कविता एक कुछ उसके लिए भी करो, एक छोटी सी रचना है, वो सुनेंगे। देवाशीष की कुछ दिन कहीं अकेले, वरेण्य एक टिप्पणी है राजनीति और समाज पर, वो भी सुनते हैं। शीतल की एक मौलिक रचना रोटी की कुछ कदर तो कर लो। स्नेहा दीप्ति सिंह की कविता क्यों है ऐसी दुनिया हमारी। अनु मिश्रा शिक्षा व नवाचार पर व्याख्यान है उनका। किरण अधिकारी शिक्षा पर अपनी टिप्पणियाँ भाषण के रूप में लेकर आएंगी। अंकेश डबराल नवाचार पर व्याख्यान है उनका। वेदा सिंह का एक खेल हम देखेंगे, इंदिरा लिव्स इन इंडिया। आस्था दीपाली का एक छठ पूजन पर एक गीत भी है, वो भी सुनेंगे और साथ में चर्चा का आनंद भी लेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच में जो आज रचनाकार हैं जिनके मैंने नाम लिए ही एक बार देख लेते हैं, और इसमें कुछ रचनाकार नए भी हैं। और हमारे बीच में आमंत्रित वक्ता हैं हमारे रजनीकांत शुक्ल जी, जो साहित्यकार और शिक्षक, जिन्होंने बहादुर बच्चों पर बहुत सी पुस्तकें लिखी। सुश्री संगीता श्रीवास्तव जी, जो अध्यापिका हैं इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में, वो हमारे बीच में। परिचय तो बहुत बड़ा है, संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। और श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी भी हैं, जो हमारे बीच में अक्सर आते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बहुत सारी बातें हमें नए दृष्टिकोण से भी साझा करते हैं। पूर्व उपायुक्त हैं, मानद अध्यक्ष हैं इंडियन ओरिगेमी सोसाइटी और बहुत सारी सोसाइटीज़ के, ब्रिटिश के, जापान के। और मैंने संक्षेप में ही लिखा, पीपीटी भरी हुई होती है तो ज़्यादा पठनीय नहीं रह जाती। श्री बॉबी प्रकाश जी हमारे सहयोगी हैं, जो विज्ञान के शिक्षक हैं, जो लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों को साझा करते रहते हैं। अब बहुत ध्यान से देखते हैं। आस्था दीपाली द्वारा बनाई गई एक छोटी वीडियो, रामायण से सीख लेकर इंदिरा ने बनाई थी वानर सेना। रामायण से सीख लेकर इंदिरा गांधी ने बनाई थी वानर सेना। इंदिरा गांधी सख्त शख्सियत के लिए जानी जाती हैं, हालांकि यह उनके व्यक्तित्व का महज एक पक्ष था। वास्तव में उनका व्यक्तित्व बहुरंगी और बहुआयामी था।
प्रशासन से लेकर प्रकृति, परवरिश से लेकर परिवार और पढ़ाई से लेकर पॉलिसी तक सभी मोर्चे पर एक साथ उनके कई रंग देखने को मिलते हैं। कभी पिता नेहरू और गांधी की गोद में, तो कभी संभावनाएं और सरोकार तलाशती युवती के रूप में, तो कभी बीमार माँ और पति की तीमारदारी में, तो कभी अबुझ पहेलियों में उलझे उनके दार्शनिकता लिए चेहरे में, तो कभी बच्चों को दुलारती पुचकारती माँ और दादी की भूमिका में। उनका हर किरदार, हर रंग, हर छटा निराली है। हमारे इस फोटो गैलरी में आपको उनके ये सारे रंग और रूप मिल जाएंगे। 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद के स्वराज भवन में हुआ था। उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने उनका नाम इंदिरा, और जब पिता जवाहरलाल नेहरू ने उनका चेहरा देखा तो उनको प्रियदर्शनी नाम दिया। जवाहरलाल नेहरू के लिए इंदिरा उम्मीद थी। परिवार में जब इंदिरा का जन्म हुआ तो बहुत लोग बेटी के जन्म पर निराश हुए, मगर पिता जवाहरलाल नेहरू के लिए इंदिरा उनका सपना थी। स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था। उस वक्त इंदिरा 12 साल की थी। उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। वानर सेना बनाने का विचार उनके मन में रामायण से आया। जिस तरह रावण के साथ युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम ने वानर सेना की मदद ली थी, इंदिरा की वानर सेना में बहुत सारे बच्चे शामिल थे। इंदिरा गांधी हमेशा से ही महात्मा गांधी के करीब रही हैं। जब फिरोज से शादी को लेकर मुश्किलें आ रही थी तो महात्मा गांधी ने ही रास्ता निकाला था। महात्मा गांधी के साथ युवा इंदिरा हमेशा तस्वीरों में मुस्कुराती नजर आती हैं। 1937 में इंदिरा अपनी पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड चली गईं और 1941 में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौट आईं। पिता जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी इंदिरा विदेश से लौटकर उनके साथ राजनीति के सफ़र पर चलेंगी, मगर उन्होंने भारत पहुंचते ही फिरोज के साथ अपनी शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया, जिसको सुनकर जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। लंबे संघर्ष के बाद 26 मार्च 1942 को इंदिरा ने अपनी पसंद से फिरोज गांधी से इलाहाबाद में शादी कर ली। फिरोज गांधी के साथ शादी करने के बाद इंदिरा कश्मीर घूमने गई और जब वहां से लौटकर आई तो उनको और फिरोज गांधी को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और नैनी जेल में डाल दिया। इंदिरा और फिरोज के रिश्ते बहुत सहज कभी नहीं रहे। अक्सर पिता और पति के बीच इंदिरा की कश्मकश चलती रही थी और घर के झगड़ों का असर बाहर भी जीवन में दिखने लगा था। फिरोज जवाहर के साथ उनके घर रहना नहीं चाहते थे और इंदिरा को राजनीति के लिए जवाहर के साथ रहना पड़ता था। संजय और राजीव का ज़्यादातर समय अपने नाना के साथ उनके घर पर ही गुजरा। इंदिरा का जीवन संघर्षशील रहा और हमेशा वे अपने पिता के साथ खड़ी नजर आईं। फिरोज से शादी के बाद भी वे ज़्यादातर अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनके सिर से पिता का साया तो उठ गया, साथ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी चला गया। राजनीति में अपना कदम बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी 1959 और 60 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यहीं से शुरुआत हुई उनके बड़े राजनीतिक सपने की। 18 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। इंदिरा को आयरन लेडी भी बोला जाता है। वे मजबूत इरादों की महिला थी, मगर भीतर से बहुत संवेदनशील भी। अपने परिवार को अपने राजनीतिक जीवन के साथ एक सूत्र में बांध कर रखती थी और पूरा प्रयास करती थी अपना वक्त परिवार के साथ गुजारने का। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ इंदिरा गांधी अक्सर अच्छा वक्त गुजारा करती थी।
ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिल जाती हैं जिसमें उनके साथ संजय और राजीव गांधी के साथ गुजारे हुए समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला शिखर बैठक हुई और उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़िकार भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ शिमला आए थे। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त 19 साल की थी। यह तस्वीर उसी अवसर की है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई एक चुनावी जनसभा में अलग अंदाज में भाषण दिया था। इस भाषण को लिखा था उनके सूचना सलाहकार HY शारदा ने। उस दिन कुछ अलग हुआ था। अचानक से इंदिरा गांधी अपना लिखा भाषण बीच में ही छोड़कर खुद से ही बोलने लगी थी। उस दिन उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। अगले दिन 31 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी तेज़ी में अकबर रोड की ओर बढ़ीं। कुछ दूर चलने पर इंदिरा गेट के पास पहुंची और गेट के पास ही सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ड्यूटी में तैनात थे। उसने गोली चला दी और इंदिरा गांधी ने अंतिम सांस ली। इसे बनाया था आस्था तिपाली जी ने, स्वर और संपादन दोनों ही उनके। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों की रचनाओं में सबसे पहले दीपांशु, कुछ उसके लिए भी करो। थोड़ी साहित्यिक रचना है, चित्रों से बहुत सरल और सहज हो जाएगी। सुनते हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वरचित एक काव्य कृति जिसके छंद राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता से प्रेरित हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। विकसित समाज की प्रखर विडंबना से तुम डरो, विकसित समाज की प्रखर विडंबना से तुम डरो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। प्रकट हुई गरीबी जब समाज में विलय हुई, अमीर और गरीब की सीमाएं नई तय हुई। चुप रहे थे तब पर अब मूकता नहीं धरो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। अन्न ना चखा सकी गरीब माई पुत्र को, दोष दिया एक अमीर जड़मती सुपुत्र को। सिखाया जिसे ना गया सम्मान अन्न का करो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। वांछनीय है यही कि भूख का विनाश हो, भूखा ना रहे कोई एक दिन ऐसा काश हो। जोश तंत्रिकाओं में संयुक्त राष्ट्र की भरो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। पाखंड का पतन करो, दया को भीख ना कहो, 20-30 द्वितीय लक्ष्य को पूरा करो। विकास अन्नहीन का भी संधारणीय हो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। भोज की कमी नहीं है प्रकृति की गोद में, भूल गए हम पर अपने ही स्वार्थ क्रोध में। अब समय मिला है तो मानवता को जीवित करो, बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो। दृश्य और भयावह है कोरोना के दौर में, भूख से मरते अनेक आते ना पर गौर में। मदद इन सब की तुम आज करने का दम भरो, मदद इन सब की तुम आज करने का दम भरो। बिलक रहा जो भूख से कुछ उसके लिए भी करो, कुछ उसके लिए भी करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसके बाद देवाशीष की रचना सुनते हैं, कुछ दिन कहीं अकेले।
कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता हूँ, किसी और से नहीं बस खुद से मिलना चाहता हूँ। जैसे सब मरते हैं ना कहीं अकेले, हाँ मैं वैसे ही कहीं जीना चाहता हूँ। कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता हूँ। भाग के मंजिल को पाना चाहता हूँ। और ये चांद अपनी ऊंचाई पर घमंड कर रहा है, अरे मैं आसमान पर जाना चाहता हूँ, आसमान पर जाना चाहता हूँ। कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता हूँ। अरे गिर के उठना जानता हूँ, हिम्मत है अभी मेरे में, अभी और ठोकरे खाना चाहता हूँ। कुछ दिन तो सही मैं अकेले जाना चाहता हूँ, कुछ दिन तो सही मैं कहीं अकेले जाना चाहता हूँ। जिन ऊंचाइयों को गुरूर है अपनी ऊंचाइयों पर, अरे मैं उनका गुरूर तोड़ देना चाहता हूँ। मुश्किलें हैं सब, मुश्किल है सब अकेले करना, लेकिन फिर भी अकेले करना चाहता हूँ, फिर भी अकेले करना चाहता हूँ, फिर भी अकेले करना चाहता हूँ। दोस्त को भाई बहन और गैरों को मोहब्बत, अरे छोड़ो जनाब, अब मैं ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता। कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता। अपनों को बहुत उम्मीद है मेरे से, अपनों को बहुत उम्मीद है मेरे से, और मैं उन सबको तोड़ देना चाहता हूँ, और मैं उन सबको तोड़ देना चाहता हूँ, और अपने पंख को हल्का कर देना चाहता हूँ, अपने पंख को हल्का कर देना चाहता हूँ। मैं खुद की उम्मीद पर अव्वल होना चाहता हूँ, मैं खुद की उम्मीद पर अव्वल करना चाहता हूँ। कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता हूँ। किसी और से नहीं बस खुद से मिलना चाहता हूँ। कुछ दिन अकेले जाना चाहता हूँ, कुछ दिन कहीं अकेले जाना चाहता हूँ। क्या क्या इच्छाएं हैं बच्चों की रचनाओं में पता चलती है। वरेण्य छोटा बच्चा है, 4th क्लास का। चुनाव द्वारा देश का मंत्री कैसा हो और समाज और राजनीति पर उनके विचार सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अपना एक विचार दे रहा हूँ, जो मेरा विचार है समाज एवं राजनीति पर। समाज का एक व्यक्ति चुनाव के द्वारा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है। नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि ही समाज को चलाते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं और नियम बनाते हैं, और समाज उन नियमों के द्वारा ही चलता है। चुनाव प्रचार में नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं एवं गली गली घूमकर लोगों से उन्हें वोट डालने को कहते हैं। धन्यवाद। छोटा बच्चा और उतने ही प्यारे और संक्षिप्त विचार। अब शीतल की कविता सुनते हैं, रोटी की कुछ कदर तो कर लो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शीतल आज आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 130वीं जयंती पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रोटी की कुछ कदर तो कर लो। भूखा इसके लिए तरसता, श्रमिक इसके लिए ही मरता, सर्दी गर्मी वर्षा सहकर दूर दूर जा मजदूरी करता। कम इनकी कुछ परेशानी कर दो, रोटी की कुछ कदर तो कर लो। 2 वक्त के खातिर रोटी, चोर रात को करता चोरी, किसान रात में मेहनत करता, कपड़े दिन भर धोता धोबी, शाम को जाते पानी पीकर सो, रोटी की कुछ कदर तो कर लो। थाली में जो कुछ बच जाए, नाले में उसे नहीं बहाएं, कहीं दुखी गरीब दिखे तो पेट भर उन्हें भोजन कराएं। एक बार उनको खुश कर दो, उनकी थोड़ी मदद तो कर दो, रोटी की कुछ कदर तो कर लो। धन्यवाद। सुंदर अनुभूति बच्चे की जुड़ी है उसमें, और वो भूख को नहीं सकता किसी को। स्नेहा दीप्ति 12वीं कक्षा में है। क्यों है ऐसी दुनिया हमारी, इनकी अपनी एक रचना। नमस्कार, आज मैं स्नेहा दीप्ति सिंह आप सभी के सामने अपनी एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों है ऐसी दुनिया हमारी। क्यों है ऐसी दुनिया हमारी, क्यों है इसने औरतों की इज्जत उतारी, क्यों हो रहा हर पल इसके साथ बलात्कार, क्यों आँख बंद कर बैठी है सरकार, हर पल लेती है एक एक निर्भय जन,
जो कभी न करती कोई बुरे कर्म। कहते हो आज आगे बढ़ रही है लड़कियां, फिर इस तरह क्यों नारी की उड़ाते हो खिल्लियां। जब छू नहीं पाते तुम उसका गाल, तेजाब छिड़क करते उसका बुरा हाल। अब कहाँ मिलते हैं परिंदे, हर जगह दिखते दरिंदे ही दरिंदे। धन्यवाद। मार्मिक रचना। अनु मिश्रा एक बच्चों ने एक समूह बनाया बाल विज्ञान पाठशाला। तो उसमें उन्होंने भाषण प्रतियोगिताएं रखी। उनमें 2-3 बच्चों की हम विचार सुनते हैं। अनु मिश्रा। नमस्कार, आज मैं अनु मिश्रा सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष दिए गए विषय शिक्षा और नवाचार एक बेहतर प्रदर्शन की ओर भारत पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब शिक्षा है अधिकार हमारा और कलम हथियार हमारा। अब हम सभी पढ़ने जाएंगे और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन पाएंगे। शिक्षा से रहेगा अपना कोई भी दूर, क्योंकि अब हम जाएंगे रोज ही स्कूल। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। शिक्षा की इस ज्योति से जीवन का हर अंधियारा दीप जलाना है। एक ही है स्वर, एक ही है विचार हमारे। एक ही है स्वर, एक ही है विचार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। बेहतर शिक्षा सभी के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा न केवल हमारे अंदर आत्मविश्वास लाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी हमारी सहायता करती है। स्कूली शिक्षा हम सभी के जीवन में एक बहुत अहम किरदार निभाती है, बल्कि सभी शिक्षा के स्तर अपना अपना स्थान एवं महत्व रखते हैं। शिक्षा ग्रहण करना सभी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं शिक्षा में नवाचार की। नवाचार 2 शब्दों के योग से बना है, नव धन आचार, जिसका आशय होता है नया विचार। इस प्रकार शिक्षा में नवाचार का अर्थ हुआ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। दरअसल प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण हमारे चरण सफलता की ओर जाते हैं और समाज तथा व्यक्ति एक जोश से भरा रहता है। परिवर्तन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। शिक्षा में नवाचार एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और तो और यह बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाकर सफलता की ओर जाना सिखाता है। चलिए इन्हीं सभी बातों को एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा में हम नवाचार ला कैसे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम कक्षा में गणित से कितना डरते हैं। इतना डरते हैं कि उसे पढ़ना तक पसंद नहीं करते और शायद इन्हीं कारणों की वजह से हम जिंदगी भर एक कमजोर छात्र या छात्रा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कुछ बातों से परेशान एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाने की शुरुआत एक मजेदार तरीके से करना चाहती थी। एक शाम वे पार्क में घूमने गई। उन्होंने वहां पे कुछ बच्चों को कंचे खेलते देखा। अध्यापिका उन बच्चों के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे भी उनके साथ खेलें। सभी बच्चे अपने स्कूल की अध्यापिका को देखकर घबरा गए और उन्हें घबराया देख अध्यापिका ने अपने कुर्ते के जेब में से एक छोटा सा चौक का टुकड़ा और कुछ अंक कार्ड निकाले और उन बच्चों के साथ बैठ गई। अध्यापिका ने सभी कंचों को हाथ में उठाया और चौक के टुकड़ों से उन पर अंक लिख दिए और फिर सभी को जमीन पर रख दिया। अंक कार्ड को भी अध्यापिका ने उल्टा करके एक के बाद एक रख दिया। एक बच्चे से कहा कि वे सर्वप्रथम एक अंक कार्ड उठाए। उस अंक कार्ड पे जो भी अंक आएगा उस अंक को ध्यान में रखते हुए उसे 2 कंचों को निशाना लगाना है और वो कंचों का अंक ऐसा होना चाहिए कि जब हम उन्हें जोड़ें तो वो अंक निकले जो उस अंक कार्ड पे है। उस बच्चे ने वैसा ही किया और
अध्यापिका ने एक के बाद एक सभी बच्चों से यही करवाया। सभी बच्चे ऐसा कर बहुत खुश हो गए। दरअसल इस चीज से बच्चों ने खेला भी और उन्होंने गणित भी सीखी। इन्हीं तरीकों से हम शिक्षा में नवाचार ला सकते हैं और बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ और भी अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को इस उदाहरण से शिक्षा में नवाचार का अर्थ पता चल गया होगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि शिक्षा में नवाचार लाने से देश की उन्नति कैसे होगी। हम सभी को पता है कि एक अच्छे, विकसित और सभ्य देश की पहचान वहां रहने वाले लोगों के तौर तरीकों से की जाती है। एक देश में रहने वाले लोगों की सभ्यता, संस्कृति आदि बताती है कि वो देश कैसा है। पर एक इंसान सभ्य कैसे बनता है? हाँ, आप एकदम सही सोच रही हैं। शिक्षा ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने साथ साथ अपने देश की भी किस्मत पलट सकता है। पर क्या पाठ्यक्रमों की सभी किताबें पढ़ने से, अच्छे अंक प्राप्त करने से और प्रमाण पत्र मिल जाने से हम स्वयं को भाग्य विधाता की उपाधि देने लग जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से हमारी नोटबुक्स भरेंगी, हमारे घर ट्रॉफीज, मेडल्स, प्रमाण पत्रों से भरेंगे। पर क्या हमारा दिमाग उचित ज्ञान से भरेगा? भविष्य में जब हमें पढ़े हुए ज्ञान की आवश्यकता होगी तो क्या हम स्वयं की सहायता कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा में नवाचार होना अनिवार्य है, क्योंकि नवाचार से याद की हुई हर चीज हमें जिंदगी भर याद रहती है। रटी हुई चीजों की छवि समय के साथ धुंधली होने लगती है, परंतु सही ढंग और अच्छे से याद किया गया एक शब्द भी एक सोने के टुकड़े के समान होता है, जो अनुभव और बीतते समय के साथ और चमकीला होता जाता है। हमने इस विषय को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए कई उदाहरणों की सहायता ली। अब मैं आप सभी को एक अंतिम उदाहरण देके इस विषय को और अच्छे से समझाना चाहूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो हम सभी ने सुना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और तो और एक बहुत महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने देश के हित में कई कार्य किए और देश का नाम रोशन किया। पर क्या वे ये सभी कार्य तब कर पाते अगर उन्होंने भी शिक्षा को केवल पाठ्यक्रमों की पुस्तकें पढ़ना, अच्छे अंक प्राप्त करना और प्रमाण पत्र मिल जाना समझा होता? नहीं, वे ये सभी कार्य कर पाए क्योंकि उन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने शिक्षा को एक नए नजरिए से देखा। यह विषय भी हमें यही समझाना चाहता है कि यदि हम शिक्षा को केवल रटना ना समझ के एक नए नजरिए से देखेंगे तो हम उन्नति की ओर जाएंगे। आशा है आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे। धन्यवाद। इनके विचारों के में जो एक्सप्रेशन था उससे पता चल रहा था इनकी समझ भी ये समझते हुए बोल रही। और अब हम थोड़े से विचार सुनते हैं किरण अधिकारी के। कर्तव्यों का ज्ञान कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। अर्थात शिक्षा हमारी एक ऐसी मूल्यवान वस्तु है जिससे हमारे सभी कर्तव्यों का बोध होता है तथा हमारे सभी अधिकारों का हमें ज्ञान होता है और शिक्षा से ही हम सब जगह सम्मान पा सकते हैं। शिक्षा आज हमारे देश में बहुत मूल्यवान चीज है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज में शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कहीं बाहर जाएं तो बैंक, रेलवे, टिकट कलेक्शन कहीं भी हो तो उसमें फॉर्म भरे जाते हैं जो कि शिक्षा से ही आते हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन बाहर देश में उससे बहुत कठिनाई होती है। आज हम अभी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों से बोलें कि थोड़ी देर पढ़ लो, लेकिन वो लोग तो बात मानते ही नहीं है। अगर उनसे बोले 2 मिनट पढ़ लो तो वो बोलते हैं अभी तो मैं ट्यूशन से आया हूँ या अभी मैं कोचिंग सेंटर से आया हूँ, रुको 2 मिनट अभी पढ़ता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर बोले, वो एक कान से सुनते हैं तथा दूसरे कान से स्पष्ट रूप से निकाल देते हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें भविष्य के बारे में चिंता है ही नहीं। अभी घर वाले ला रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन जब स्वयं के पाँव पे खड़ा होने का मुकाम आ जाता है ना,
तो शिक्षा ही बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पाती है। अगर हम कहीं बाहर जाएं, हमारी अच्छी शिक्षा ना हो तो हम छोटे से इंटरव्यू में भी बैठें तो हमारी जीभ बहुत हड़बड़ा जाती है। हम यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं कि हमने कितनी शिक्षा पा रखी है और कितनी शिक्षा हमें पानी चाहिए और हमें क्या बोलना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी बनावट है जो हमारे सामने वाले व्यक्ति को और दूसरे को गढ़ने की क्षमता रखता है। वही क्षमता अगर थोड़ी भी क्षीण हो जाए तो व्यक्ति बहुत दुष्प्रभावी हो जाता है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। प्राचीन भाषा में शिक्षा को एक प्रगौड़ के विषय में माना गया है, जिसमें कि कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा से हमारे सभी विद्या के सभी कर्म विमुक्त हो लेते हैं। इसी का अर्थ है सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा से ही हम नैतिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों का पालन करना सीख जाते हैं तथा अपने सभी अधिकार को रूप से उपयोग करो तो शिक्षा हमें उसी टाइम पे डुबा भी देती है। आज हम बच्चों से पढ़ने के लिए कहें तो वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वे अपने लिए स्वयं का गड्ढा खोद रहे हैं, जो कि ना पढ़ने की बात कर रहे हैं। नैतिक कर्तव्यों की मूल की बात करें तो नैतिक मतलब स्वयं की अपनी चेष्टा का पूर्ण कर पाना। शिक्षा के महत्व को जो नहीं जान सकता है वह व्यक्ति बहुत ही क्षीण और दुर्बल हो जाता है। वह दूसरों के सामने अच्छे से बोल भी नहीं पाता है तो उसे खुद पर ही हावी होना पड़ता है। हावी का अर्थ है कि हम अपने अच्छे सामने से नहीं बोल सकते, अपना इंट्रो अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो हमारा सामने वाला व्यक्ति भी हमें अच्छे खासे शिक्षा से कोई महत्व नहीं रख पाता है। हमने अच्छी शिक्षा पा ली, अच्छे सब काम कर लिए, लेकिन अगर वही शिक्षा को हम अच्छे से उपयोग ना कर सकें तो हमारा सारी शिक्षा चूर्ण क्षीण हो जाती है। शिक्षा अगर पा ली तो हमें बहुत विनम्रता से उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ही ज्ञान बढ़ता है। लेकिन अगर हम उसी ज्ञान से अपने आप पे घमंड करने लगे कि हमने तो ये करा है, पीएचडी करी है, लेकिन अगर उससे ही थोड़ी घमंड कर लिया तो जिंदगी से बहुत नफरत कर बैठोगे। हमारे सामने वाला व्यक्ति भी बहुत रूढ़ता से बात करने लगेगा, कहने लगेगा तुम में शिक्षा पा ली है तो क्या हुआ, तुम्हें तो अच्छे से बोलना ही नहीं आ पाया। अच्छे से नहीं बोल पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही आज हर देश तरक्की करता है। हमारा देश भी शिक्षा के मामले में बहुत अधिक है। इसके साथ शिक्षा को बहुत आगे महत्व देना चाहिए। जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सरल और सहज विचार। नमस्कार। अंकेश डबराल, इनका 2 वीडियो है, इनका एक वीडियो सुनते हैं, दूसरा थोड़ा सा सुनेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकेश डबराल और मैं एक स्कूल के 11th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे इनोवेशन के रोल का, कहाँ, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। हालांकि हम ये जानते हैं कि जो इनोवेशन है वो सिर्फ एक शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही सम्मिलित नहीं है, वो अन्य गतिविधियों के साथ भी बराबर रूप से सम्मिलित है। हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, इकोनॉमिकल सेक्टर हो गया और एस्ट्रोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर, इन फील्ड में भी जो इनोवेशन है वो अपनी बराबर भूमिका निभा रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जब से इस सिविलाइजेशन का, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका उत्थान हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि उसने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन, ऐसे डिस्कवरीज किए हैं जिससे उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत से चेंजेस क्रिएट किए, बहुत से चेंजेस लाए। तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास पहले आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को रगड़ना पड़ता था, आज हमारे पास मैचस्टिक और लाइटर है। ये क्या है? इनोवेशन है। इनोवेशन से क्या हुआ? इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई। फिर हमारे पास यूजुअली लार्ज मशीन होती थी, बहुत बड़ी बड़ी, जो कमरों के बराबर होती थी, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जो उन्हीं कामों को करती है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, जिसे आप जेब में भी रख सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, पहले हालांकि तो पर्दे पे देखना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास क्या है? कलर टेलीविजन है, एलईडी टेलीविजन है। ये क्या है? इनोवेशन का एक हिस्सा है। तो अब मैं आपको जिसकी फोकल थीम है उसके बारे में बताऊंगा कि जो इनोवेशन है वो एजुकेशन की फील्ड से कैसे रिलेटेड है। देखिए, हम अपनी अगर डेली क्लासरूम्स को ही ले लें, हमारी स्टडीज हमारे जो स्कूल में होती है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि हर कोई एक बराबर, मतलब एक जैसा नहीं पढ़ता। कुछ अपनी स्टडीज में अच्छे होते हैं तो कुछ थोड़ा खराब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे तो कॉन्सेप्ट को इजीली समझ लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा
एक हार्ड वर्क होता है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अगर क्या करें कि उनको हम अगर वर्चुअल क्लासेस से समझा दें। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों को, जैसे अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे थे तो हमने उन 50 के 50 बच्चों को बुकिश लैंग्वेज में समझाया वो कॉन्सेप्ट। तो उनमें से मुश्किल से वो 15 या 14-15 ऐसे बच्चों को समझ में आया। लेकिन अगर हमने क्या किया कि उन्हीं बच्चों को वर्चुअल क्लासेस के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, तो हमारा जो रिजल्ट था वो 100% था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू जल्दी समझते हैं। और ये क्या है, ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं ये किस चीज का एक हिस्सा है, ये इनोवेशन का ही तो एक हिस्सा है। हमने इनोवेशन किया तो क्या हुआ, इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई। उन इन्वेंशन और डिस्कवरीज के थ्रू हमने क्या किया, हमने अपनी क्लासेस वर्चुअल चलाई। आजकल आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी क्या हो रहा है कि पूरी वर्चुअलिटी है, एक हार्ड वर्क होता है। को वर्चुअल क्लासेस के थ्रू वही कॉन्सेप्ट समझाया, किसी प्रैक्टिकल बच्चों को वर्चुअल क्लासेस के थ्रू वही कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये स्टेप था, ये इसके बाद ये हुआ था। जो भी हमारे जिनके माइंड पावर बहुत अच्छी होती है वो भी कोई ना कोई इन्वेंशन कर ही लेते हैं, कोई ना कोई नई चीज ढूंढ ही लेते हैं। अब वो इनोवेशन कैसा होता है कि आधा काम किसी ने किया, आधा काम किसी ने किया, लेकिन उसको जोड़ के और उसमें उसको फिर से रिपेयर करके जो प्रेजेंट किया जाता है वही इनोवेशन और वही नई इन्वेंशन होती है। अब देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कभी नील्स बोर ने दिया होगा, कभी रदरफोर्ड ने दिया होगा, उसको किसी ना किसी साइंटिस्ट ने नए रूप में या फिर नए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया होगा, वो एक नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरी बन गई होगी। तो यही चीजें होती हैं कि इनोवेशन एजुकेशन की फील्ड से कैसे रिलेट हो जाता है। अब ज्यादा ना बोलकर तो अब इसको एक निष्कर्ष पे लाते हैं। तो फाइनली जो बात इससे निकलती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको भी बताया, उसमें क्या है कि इनोवेशन एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन एजुकेशन भी इनोवेशन से रिलेटेड है। अगर एजुकेशन ना हो तो इनोवेशन हो सकता है? अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे इन्वेंट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक 4 साल के बच्चे को गाड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसको कैसे मेंटेन करेगा, उसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकता है? यही एक चीज है कि अगर हमें जब तक उस इनोवेशन की तकनीकियों के बारे में पता नहीं होगा, हम उस इनोवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इनोवेशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन ही इनोवेशन से रिलेटेड है। बच्चे सभी विषयों पर चिंतन करते हैं, शिक्षा हो, राजनीति हो, समाज हो। अब हम वेदा सिंह के वक्र जीव लड़खड़ाए खेल को देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने क्या चैलेंज दिया है हमें, क्या चुनौती है उनकी। नमस्कार, मैं वेदा सिंह कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के लिए लाई हूँ वक्र जीव लड़खड़ाए यानी कि जीव मरोड़ खेल। आज इंदिरा गांधी जी के 103वें जन्मदिन पर मैं आप सभी के लिए एक टंग ट्विस्टर लाई हूँ, जो कि है इंदिरा लिव्स इन इंडिया, इंडिया लिव्स इन इंदिरा, इंदिरा लिव्स इन इंडिया, इंडिया लिव्स इन इंदिरा। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। इंदिरा लिव्स इन इंडिया, इंडिया लिव्स इन इंदिरा, 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 इंदिरा लिव्स इन इंडिया, इंडिया लिव्स इन इंडिया। मैं इतने तक कर पाई, तो चलिए आप सभी भी कोशिश कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बाय बाय। ज्ञान के साथ खेल कूद भी अच्छा लगता है। तो ये शब्दों का खेल था। आज क्योंकि छठ है और कल सूर्य को अर्घ भी देंगे, तो आइए एक लोकगीत हमारी आस्था दीपाली। काज ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काज ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी
ये था आस्था दीपाली जी का गाया हुआ छठ लोकगीत। चलते हैं आज के वक्ताओं के पास, जानते हैं इंदिरा वानर सेना की वर्तमान में प्रासंगिकता, बच्चों की सामाजिक और राजनीतिक समझ और राष्ट्रीय कार्यों में बच्चों के योगदान की अहमियत के बारे में। और आप लोग बच्चों की प्रस्तुतियों पर फीडबैक दे सकते हैं और अब हम वक्ताओं से बारी बारी जानते हैं इंदिरा जी के जीवन प्रसंगों के बारे में और इंदिरा जी के व्यक्तित्व के बारे में भी, और साथ में उनकी वानर सेना की प्रासंगिकता आज क्या है। तो सबसे पहले हम दीक्षित सर से सवाल करते हैं, क्योंकि इंदिरा ने अपने बाल्यकाल में राष्ट्रीय आंदोलनों को होते हुए देखा। उनके किशोरावस्था में उनके पिता जेल में रहे, जेल से ही वे उन्हें पत्रों द्वारा मार्गदर्शन देते रहे। सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में एक वर्ग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वह वर्ग ऐसा था जो सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था, पर उसकी भूमिका वैसे ही उपेक्षित थी जैसे कभी अछूत समझे जाने वाले दलित वर्ग की थी, जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों की मुख्य धारा से जोड़ा। तो मेरा सवाल है दीक्षित सर, इंदिरा की वानर सेना की वर्तमान परिस्थितियों में क्या प्रासंगिकता है? क्या बच्चों को संवैधानिक समझ करा देना पर्याप्त है? आज के दिन इंदिरा जी का जन्मदिन हम लोग मनाने एकत्र हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इंदिरा जी जैसा नेता हम लोगों के बीच में भारतवर्ष में पैदा हुआ। इंदिरा जी बच्चों से बहुत स्नेह करती थीं और उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी तो बाल दिवस उनके नाम से मनाया जाता है, हर वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। इस बार जरूर कोविड की वजह से हम पूरी तरह मना नहीं पाए, लेकिन इंदिरा जी बच्चों पर बड़ा विश्वास करती थीं। जैसा कि आज का विषय है कि वानर सेना उन्होंने बनाई थी और तमाम सामाजिक सुधारों के लिए वो बचपन से ही कार्य कर रही थी। यहाँ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वानर सेना जो रामचंद्र जी के साथ थी, उसको आप केवल वानर ना समझिएगा। वो नाम वानर जरूर सेना था। जैसे कहीं पर अपने सेना में बाज एक आदमी हो जाती है या एक विंग का नाम हो जाता है, ये वानर नहीं थे। बाली, हनुमान जी, ये सब वॉरियर थे और उनके साथ सैनिक थे, लेकिन उनका कुछ स्वरूप इस तरह का था कि वो बंदरों से मिलते जुलते थे, लेकिन वो ज्ञान में, शिक्षा में बहुत आगे थे। उसके उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पुस्तक है, ये जहां जहां चरण परे रघुवर के, रामचंद्र जी जहां जहां वन यात्रा में 14 साल की वन यात्रा में जहां जहां गए हैं, उस हर जगह के चित्र हैं इसमें। एक एक दिन जहां रुके वो, तो इसमें ये चित्र जो है किष्किंधा का है, जहां वानर का राज्य था, बाली राज्य थे और आखिर में अंगद राज्य हुए। तो इसके बारे में हर किताब में लिखा हुआ है कि कर्नाटक राज्य में हम्पी एक शहर है और उसके पास अलागोंडी गांव ही प्राचीन किष्किंधा है, जहां वाल्मीकि रामायण में वर्णित दृश्य मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में यही बाली का भंडार था। अंजनी पर्वत है, विरूपाक्ष मंदिर है, कोदंड राम मंदिर है, बतंग पहाड़ी दर्शनीय है। महत्वपूर्ण ये भी यहाँ के राजवंश स्वयं को अंगद का वंशज मानते हैं। इस गांव का प्रवेश द्वार है। और मेरे मित्र रामावतार शर्मा जी ने जब यात्रा की थी, तो यहाँ किष्किंधा में जो अब भी जो वहाँ के राजा माने जाते हैं, वो अपने को किष्किंधा नरेश कहते हैं और अंगद की कितनी पीढ़ी बाद वो पैदा हुए हैं वो रखते हैं। तो राम ने उन वानर सेना, उन योद्धाओं का साथ लेकर के किया। अच्छा, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो केवल जंगल की चीजों को रहते थे, खाते थे और उन्होंने रावण को हरा दिया। इसी तरह इंदिरा जी ने बच्चों का साथ लेकर, क्योंकि बच्चों के पास कोई हथियार नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब कई लोग मिल जाते हैं तो ताकत उत्पन्न हो जाती है। एक कवि ने लिखा है कि बच्चों में कितनी ताकत होती है। मैं इसी बहाने आपका अभिनंदन करता हूं बच्चों का। इस कविता को ध्यान से सुने, ये आपकी तारीफ में ही है। परमेश्वर रमता है जिनके निश्चल मन में, बच्चों का मन बहुत निश्चल होता है। परमेश्वर रमता है जिनके निश्चल मन में,
ये बच्चे धरती के चंदा हैं, सूरज हैं, सचमुच ध्रुव तारे हैं। लौकुश के तीरों से राम लखन हारे हैं। राम लखन के रामचंद्र जी के बच्चे लौकुश थे, लेकिन उससे राम और लक्ष्मण हार गए थे। परमेश्वर रमता है जिनके निश्चल मन में। ये बच्चे धरती के चंदा हैं, सूरज हैं, सचमुच ध्रुव तारे हैं। लौकुश के तीरों से राम लखन हारे हैं। बरगद के पत्ते पर शिशु मुकुंद से लेटे, ध्वंसों के पृष्ठों पर सृष्टि की इबारत है। ध्वंसों के पृष्ठों पर सृष्टि की इबारत है। जब प्रलय हो जाती है तो भगवान एक बरगद के पत्ते पर लेटे हुए अवतरित होते हैं। सिंहों के दांतों को हाथों से गिनते जो, सिंहों के दांतों को हाथों से गिनते जो, आज के भरत हैं तो कल के ये भारत हैं, कल के ये भारत हैं। धरती से अंबर तक सेतु बंध बांधेंगे, धरती से अंबर तक सेतु बंध बांधेंगे। युग के रघुनंदन हैं, आगामी घड़ियों के सादर अभिनंदन हैं। लाल हैं, जवाहर हैं, कंसों से लड़ने को गोकुल के नाहर हैं। विश्व विजित करने में इनकी ही क्षमता है, बच्चों के आगे तो भगवान भी हारे हैं। विश्वम्भर रमता है इनके भोलेपन में, परमेश्वर रमता है इनके निश्चल मन में। इस तरह बच्चों में बड़ी ताकत होती है। बच्चे निश्चल होते हैं, इसलिए इनकी बात सब सुनते हैं और इनमें इतनी उत्साह होता है कि आप देश के भविष्य हैं। तो इंदिरा जी ने इन बच्चों की क्षमता को शुरू से पहचाना था। और इंदिरा जी के संबंध में मैं एक बात और बता दूं, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। उस समय रजवाड़ों का प्रीवी पर्स खत्म करना, बैंकों का नेशनलाइज करना और इतने आमूल चूल परिवर्तन किए कि उसके लिए एक दफे अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जो बड़े कवि थे, उन्होंने राज्यसभा में इंदिरा जी के लिए एक दुआ कहा था कि उसकी बेटी ने किया है जग को हला कान, नेहरू की बेटी ने किया है जग को हला कान। ये तो अच्छा हुआ नेहरू के कोई बेटा ना हुआ, अगर नेहरू के बेटा होता तो और अच्छा करता, लेकिन जब इनकी बेटी ने इतना बढ़िया काम किया है। और इंदिरा जी बचपन से बड़ी संवेदनशील और बड़ी जागरूक लड़की थी। नेहरू जी के साथ विदेशों में भी जाती थी और नेहरू जी की क्या कार्यशैली है उसको इन्होंने बचपन से ही अपना लिया था और उसका प्रयोग इन्होंने किया। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा दिया, अपनी बात रखी। और इस तरह हम आज भाग्यशाली हैं कि इंदिरा जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो आप लोग अपने को बानर मत मानिए। अब छोटे होने के नाते आप में उत्साह अधिक है, ताकत अधिक है और सबसे अच्छा ये कि आपका मन निश्चल है किसी पाप में, ईर्ष्या में। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि जो आपका काम है इस समय, पढ़ाई है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, कोविड में अपने को सुरक्षित रखना है, ये आप करें तो आप इंदिरा जी के शब्दों का, इंदिरा जी के सपनों को साकार करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम थे बहुत ही सुंदर थे। विशेष रूप से मैंने एमएससी गोरखपुर से किया है, तो वहाँ पूरब में छठ का बड़ा महत्व रहता है। ये बेटी जिसने छठ का गाना गाया वो बहुत ही रागपूर्ण और बहुत ही मनोहर गाना था। छठ मैया को मानते हैं और सूर्य का पर्व है ये। तो आप लोग सूरज चंदा तारे हैं, तो आपके लिए एक श्लोक एक दोहा कह के मैं विदा लेता हूँ। बच्चों, चंद्र तुम ही हो, सूर्य तुम ही हो, चंद्र तुम ही हो, सूर्य तुम ही हो और तुम ही हो मंगल तारा। अक्षर के अक्षत से कैसे कर पाए अभिषेक तुम्हारा, कर पाए अभिषेक तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आए हुए गार्जियन, शिक्षक और साथी वक्ता, विशेष रूप से प्रतुल जी और राजीव गांधी फाउंडेशन के समस्त अधिकारी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आपने मौका दिया। आप जा रहे हैं तो एक और संस्मरण सुना जाइए, क्योंकि एक सवाल था वो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन विकल साकेती जी का एक विकल साकेती चर्चा कर जाइए। मैं फिर संगीत सर के पास जाऊंगा। तो भाव से मैं कवि हूँ, तो मैंने सन 83 में कवि सम्मेलन कराया था और फैजाबाद जिले के एक विकल साकेती कवि हुए। वो साकेत धाम कहते हैं अयोध्या को, इसलिए वहाँ के रहने के नाते और विकल साकेती जी थे। वो कांग्रेस के थे, एमएलए थे और
जब इंदिरा जी अब वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी हार गई तो सब लोग उनको बड़ा भला बुरा कहने लगे। तो उन्होंने एक रचना बनाई, इतनी बढ़िया रचना है, उसका मैं एक पद आपको सुनाता हूँ। उन्होंने इंदिरा जी की तुलना एक नदी से की कि जब नदी में बाढ़ आती है तब नदी से सभी डरते हैं, और जब वो सूख जाती है तो उसको कहने लगते हैं कि छोटा सा नाला है। तो इंदिरा जी के बारे में उन्होंने एक कविता बनाई कि कुछ लोग अपना सन आसान कर रहे हैं, सम्मान करने वाले सम्मान कर रहे हैं। मतदान करने उतरी हुई नदी का कोई करे निरादर, सम्मान करने वाले सम्मान कर रहे हैं। विकल्प साकेती जी इसको इतना अच्छा गाते थे और तमाम रचनाओं को, तमाम वास्तविकताओं को ये उसमें ढाल लेते थे इस कविता में। और वो एमएलए थे तो तमाम लोग उन पर आरोप लगाते थे कि एमएलए हैं, कांग्रेस के हैं और ये हमारा काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने उसी रचना में सुनाया था कि विधायक हूँ सुमन का हृदय में जलाता नहीं हूँ, सुमन का हृदय में जलाता नहीं हूँ, अंगार के गीत गाता नहीं हूँ, विधायक हूँ यारो विधाता नहीं हूँ, विधायक हूँ यारो विधाता नहीं। और एक रचना है वो थोड़ा सा संस्मरण विवश हो जाएगा, फिर कभी। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीक्षित सर, आप मार्गदर्शन देते रहते हैं और बहुत सारी बातें सिखाते हैं। मैं संगीता जी के पास जाऊं उससे पहले मैं रजनीकांत शुक्ल जी से एक सवाल कर लेता हूं। आपका तो लेखन ही बच्चों पर हुआ है, आपने 200 से अधिक बहादुर बच्चों की कहानियों को बाल साहित्य को सौंपा है। बहादुरी के कारनामे सुनकर लगता है कि बच्चों की संवेदना का स्तर बहुत ऊंचा है। क्या उनकी सामाजिक राजनीतिक समझ को कमतर आंकना ठीक है? इंदिरा जी की वानर सेना को बनाने के पीछे क्या सोच रही हो? जी, तो अभी प्रतुल जी नमस्कार, और अभी सभी लोग जो उपस्थित हैं सभी को नमस्कार, दीक्षित जी को भी नमस्कार, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बता रहे थे जा रहे हैं तो हमें लग रहा था कि नहीं, सुने बिना चले जाएंगे। नहीं, एक सवाल और पूछ लीजिए। जी जी, मैं बच्चों को सुन रहा था, अभी बहुत सारी बातें हमारे दीक्षित जी ने बताई। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो इंदिरा जी उस समय थी तो उन्होंने लिखा है, अपने बारे में बताया कि मेरी जो पब्लिक लाइफ थी, जो सार्वजनिक जीवन था मेरा, वो 3 साल की उम्र में शुरू हो गया, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जाना है। और जब 5 साल की थी तो उन्होंने जो उस समय जो बहिष्कार, विदेशी चीजों का बहिष्कार चल रहा था, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपनी एक इंग्लैंड से आई हुई गुड़िया थी, उसको उन्होंने जो है वो आग में डाल दिया था। तो एक समय था कि बच्चों को अपने खिलौनों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन उन्होंने अपने खिलौनों से प्यार न करते हुए विदेशी स्वदेशी का आह्वान जब किया और गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो उसमें उन्होंने अपनी गुड़िया को आग में डाल दिया था। तो उसमें एक तो ये था, और वानर सेना के बारे में अभी बताया, उनके एक समय में 60,000 मेंबर हो गए थे पूरे देश में। एक इतना बड़ा एक उन्होंने जो वानर सेना का आंदोलन चलाया, और वो क्या करते थे, जैसा कि आपने बताया कि वानर भालू के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो उसमें उन्होंने वो पैम्पलेट्स बनाते थे, बैनर बनाते थे, सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते थे। तो बच्चों के स्तर पे जो काम हो सकते थे वो काम वो करते थे बच्चे। तो ये वानर सेना बनाने का उनके पीछे, और बड़ा ही उनका जो दृढ़ निश्चय था। अकेलापन उन्होंने भोगा परिवार में, अपने जो स्थितियां थी, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई जेल जा रहा है, पिताजी उनकी गिरफ्तार हुए, माताजी बीमार रहीं। तो ये जो घर की परिस्थितियों का, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 7 साल की उम्र तक बच्चा अपने जीवन का बहुत कुछ सीख चुका होता है, तो आधा सीख चुका होता है, और बाद में तो उससे बाद में बहुत जीवन का आधा जो है बाकी सारी जीवन में सीखता है। तो जो उनका दृढ़ निश्चय और जो उनके मन में जो दृढ़ता वाली भावना है, ये भी दीक्षित जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वो उन्होंने प्रिवी पर्स को कैंसिल किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और इतने बड़े बड़े काम किए जो राजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म किया। तो ये सब वो ही कर पाई, और कि उनके मन में जो दृढ़ निश्चय की भावना थी। और एक और बात, जब 1917 में उनका जन्म हुआ, उसी दौरान देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा था,
1913 में हमारे शाहजहांपुर फर्रुखाबाद का मैं रहने वाला हूँ, तो उसके बगल में शाहजहांपुर के श्री राम वाजपेयी थे। तो उन्होंने एक बच्चों का बाल सेवक दल गठित किया और 1918 में जब वो कुंभ के मेले में वहां पर गए सेवा कार्य करने, 100 बच्चों को लेके गए और वहां पे उन्होंने जो डूबतों को बचाया और दूसरों की सेवा की, रास्ता दिखाया, तमाम सारे जो सेवा के कार्य किए, उन सबसे प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट वगैरह तमाम सारे लोग मिल गए और उस काम को आगे बढ़ाया। अब इसी बात को मैं आगे ले जा रहा हूं। जब 2 अक्टूबर 1957 को दिल्ली में रामलीला का कार्यक्रम एक चल रहा था और उसमें पंडित नेहरू को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, तो उस कार्यक्रम के दौरान एक बच्चा जो स्काउट का बच्चा था, सेवा कार्य के लिए वहां आया हुआ था और एक दुर्घटना बस उसमें पंडाल में आग लग गई। और उस आग लगने से क्या हुआ कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तो वो जो बच्चा था 12-14 साल का, 12-13 साल का, वो बच्चा उनको लेके नेहरू जी का हाथ पकड़ के उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाया और तुरंत एकदम बांस की कनात के ऊपर चढ़ गया और जलती हुई कनात को उसने स्काउट वाले चाकू से काटा और उसको अलग कर दिया और धुआं लग गया तो वो बेहोश हो गया। उसको इरविन हॉस्पिटल बगल में ही है रामलीला मैदान में, आप दिल्ली के लोग जानते हैं, तो उसको इरविन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बाद में रामलीला वालों ने उसको पुरस्कृत भी किया, जगजीवन राम भी उसमें थे, वहाँ उस कार्यक्रम में और भी लोग थे। तो बाद में वो स्कूल में पढ़ने लगा, 8वीं क्लास में पढ़ता था, चांदनी चौक के पास में उसका स्कूल था। तो एक दिन वो स्कूल में अपने था, तो एक दिन वहां पे स्कूल के बाहर गली में एक कार आके रुकी और कार में से कौन उतरा? हमारी यही जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी। 103वां जन्मदिन है इनका। तो वो बच्चों की बात थी तो तुरंत एकदम पहुंची और जैसे ही वहां पता लगा कि इंदिरा गांधी आई हुई है तो दो एक लोग और भी उनके साथ थे। तो वो उन्होंने पूछा, भाई प्रिंसिपल का कमरा कौन सा है? तो लोगों ने बताया, तो वो तुरंत पहुंचे, चूंकि लोग जानते थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, भाई आपके स्कूल का एक बच्चा है 8वीं क्लास का, उसने वहाँ बहादुरी का ऐसा कारनामा किया है और उसको हम देश के प्रधानमंत्री जी उसको सम्मानित करना चाहते हैं। तो वो उनको लेके उनको बताया और इनवाइट किया और कार्यक्रम हुआ फिर फरवरी में 3 फरवरी 1958 में वो कार्यक्रम 3 मूर्ति भवन में हुआ। उन दोनों प्रधानमंत्री भवन जो था 3 मूर्ति भवन था, ठीक राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने वो इमारत पड़ती है 3 मूर्ति भवन की। और वहां पर जाकर उस कार्यक्रम में एक पंडाल लगाया गया, छोटा मोटा कार्यक्रम वहीं उसी के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री भवन के अंदर। और उस कार्यक्रम का संचालन, इतना उत्साहित थी इंदिरा गांधी जी कि उस कार्यक्रम का संचालन उन्होंने किया। वही उस कार्यक्रम को सारा संचालित कर रही थी, एंकरिंग की उन्होंने, क्योंकि उस समय उनका बच्चों के प्रति इतना लगाव था। तो उन्होंने उस कार्यक्रम की एंकरिंग की और उन्होंने बताया कि इस तरीके से इस बच्चे ने ऐसा ऐसा कारनामा किया है और जलते हुए आग से जलते हुए पंडाल को बचाया, लोगों की जान बचाई। तो इस तरह से उन्होंने उस कार्यक्रम को किया। एक दूसरी घटना और मुझे याद आती है कि जो हमारे अपने विद्यालय का जो घटना है, जिसमें मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, कनाट प्लेस के पास में राउज एवेन्यू का स्कूल है, उसमें एक लड़का था सोनू लाल। अब वो सोनू लाल लड़का जो था, तो वो उसने खेल रहा था बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते खेलते वो दीवार के पार चली गई और एक सीवर के उसमें गिर गई जाके अंदर। मैदान था, घास लगी हुई थी, जमी हुई थी मैदान में, कोई सफाई उधर थी नहीं, फील्ड पहला पड़ा हुआ था खाली, जब खाली पड़े होते हैं प्लाट जैसे। तो वो एक बच्चा दौड़ के गया और कूदता हुआ और वहां पे फुटबॉल उठाने गया। उसे पता नहीं था कि वहां पे सीवर था बहुत बड़ा और उसमें ढक्कन नहीं था। तो दौड़ता हुआ वो घास के बीच में जा रहा था, वो सीवर के अंदर गिर गया। अब अंदर गिर गया तो सारे बच्चे घबरा गए एकदम से, ये क्या हो गया। अब सारे बच्चों ने घेरा लगा लिया, कैसे उसके अंदर से निकाले। तो कई बच्चों ने कहा, चल मैं इसमें अंदर घुस जाता हूँ। बोले कैसे घुसेगा भाई, इसमें तो वो सीढ़ी तो बनी नहीं। उसने कहा ऐसा करो, तुम मेरे दोनों हाथ पकड़ लो, मेरी टांग पकड़ के ये ऊपर आ जाएगा और मुझे तुम खींच लेना। तो उसने 2 बच्चों ने उसके दोनों पैर हाथ पकड़े और उसे नीचे लटका दिया और नीचे जो बच्चा था उसने उसके पैर पकड़े, फिर वो ऊपर वाले बच्चों ने उसे खींच लिया। तो इस तरह से वो बच्चा बाहर आ गया और ये काम करने वाला जो जिसके टांग पकड़ के खींच के आया था और जिसके हाथ
उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी एक तरीके से उसे बचाने के चक्कर में। लेकिन वो ऊपर जब आ गया तो फिर तब टीचर्स वगैरह को पता चला। ये 1967 की बात, 69 की बात है। और उस समय वो उसको ऊपर लाया गया। तो बाद में पता लगा कि फिर उसको बहादुरी का पुरस्कार दिया गया, और वो पुरस्कार भी उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ही दिया था उसको। तो ये बच्चों से रिलेटेड 2 घटनाएं जो हरीश चंद्र मेहरा जी, प्रतुल जी जानते हैं, हमारे बंडर रूम के बच्चे उनसे मिल भी चुके हैं, एक बार वहाँ लाए भी थे। और राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बहादुर बच्चों की जो परंपरा की शुरुआत हुई थी हरीश चंद्र मेहरा जी से हुई थी। और प्रतुल जी आपको बता दूं, आपने 200 कहानियों के लिए कहा है, ये कहानियां 300 से ऊपर हो चुकी है। अच्छा, जिन कहानियों को मैंने लिखा है वो 300 से ऊपर कहानियां हो चुकी है। और करीब 16 पुस्तकें सीरीज की तैयार है हमारी जी। अभी मैं बच्चों के कार्यक्रम सुन रहा था, बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो मैंने सुना इनको आस्था दीपाली को। आस्था दीपाली इतना अच्छा गाती हैं, इन्होंने छठ का गीत भी सुनाया, इंदिरा गांधी की जीवन यात्रा को बारे में बताया, और मुझे याद है कि मेरी कविता भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से गा के सुनाई थी। जी, आपने उत्तर भी दे दिया हमें अपनी कहानियों के माध्यम से कि इंदिरा गांधी जी ने वानर सेना क्यों बनाई होगी। बच्चों पर उनका पूरा ध्यान रहता था, उनमें छिपी हुई प्रतिभा को उभारने में उनका पूरी एक सोच थी। बहादुर बच्चों को पुरस्कार देने का उन्होंने क्रम शुरू किया। और बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। मैं संगीता मैम से एक सवाल कर लूं, फिर मैं लौटता हूँ। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, जी। संगीता मैम, आप भी शिक्षित हैं। प्राय सभी अभिभावक बच्चों को समुचित शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें भली भांति अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में बच्चे चाहकर भी सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते। अगर कोई उत्साही बालक सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिए वैचारिक समूह बनाने के प्रयास करता भी है, तो उसके स्कूली दोस्त या पड़ोसी साथियों के, अभिभावकों के हस्तक्षेप के कारण वे दिमागी प्लानिंग से आगे नहीं बढ़ पाते, प्लानिंग घर ही रह जाती। ये समस्या तो इंदिरा जी के वानर सेना बनाने में भी आई होगी, मतलब जब भी उन्होंने संगठन बनाया होगा। अभिभावकों की सोच कैसे बदली जाए? सामूहिक बाल प्रयासों में उनका साथ भी चाहिए और उनका हस्तक्षेप भी। ये कैसे हो, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो? संगीता जी। सबसे पहले तो इस पटल पे उपस्थित सभी लोगों को, सारे हमारे जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं, उन सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां इंदिरा जी के जन्म दिवस की। और देखिए कितना पावन दिवस है कि आज छठ के मौके पे ही और इतना पावन अवसर कोरिलेट हुआ है इंदिरा जी का जन्मदिन भी। तो सबको एक बार मेरी ओर से सबको बधाइयां हो जन्मदिन की। जैसा कि सर आपने एक प्रश्न किया कि पेरेंट्स का हम क्या करें, इंदिरा जी को भी, हाँ, जब भी हम कोई नया काम करने चलते हैं समस्याएं तो हमारे सामने आती ही हैं, वो चाहे इंदिरा गांधी हो और या फिर राम जी थे। अगर हम राम जी के समय से बात करना शुरू करते हैं तो लंका की तक पहुंचने के लिए राम जी को जो सबसे बड़ी बाधा थी वो दिव्य पुरुष थे। वो चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके और लंका पहुंच सकते थे और रावण को बहुत आसानी से हरा भी सकते थे। लेकिन अगर वो दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके और लंका पहुंच जाते तो क्या आज हम इंदिरा प्रियदर्शनी जी के साथ साथ क्या हम लोग भी उस घटना, जो सेतु बनाने की जो घटना थी, क्या हम लोग भी उससे प्रेरणा ले सकते थे? फिर तो हम यही सोचते कि ये सब तो दिव्य पुरुष लोगों का कार्य है, हम लोग इससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहा आज के जमाने में किसी ने किया उस जमाने के लोगों ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है श्री रामचंद्र जी द्वारा बनाए गए इस स्वप्न को, जो उन्होंने स्वप्न देखा और जो वानर सेना ने उनके स्वप्न को साकार किया, वो सिर्फ इसलिए रहा हो ताकि अगली आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनसे एक कुछ शिक्षा ले सके और वो उसी पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को इस तरीके से
व्यतीत करें कि कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा है, अगर हम अपने साथ समूह बना के मिलजुल कर अगर हम किसी समस्या का समाधान करेंगे तो हमें उसे हल करने में बहुत आसानी होगी। शिक्षा जगत की अगर हम बात करते हैं सर, शिक्षा जगत में आजकल का जो एक सिनेरियो बन चुका है कि माता पिता जो हैं, जैसे मैं 22 सालों से इस शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ जितने भी लोग हैं मोस्टली हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। एक मदर फादर की जो एक मेंटालिटी बनी कि बच्चे पढ़ के सिर्फ लेकिन उसमें कहीं ना कहीं समाज का जो एक समाज के प्रति हमारा कर्तव्य होता है वो हम आज के जमाने में भूल चुके। आप ये देखो कि जितनी शिद्दत से हम बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, जितने शिद्दत से हम ट्यूशन सेंटर भेजते हैं, क्या कभी हम ऐसी किसी सामाजिक संस्था के साथ अपने बच्चों को जोड़ते हैं क्या कि जाके समाज के लिए कुछ कार्य करो? मुझे नहीं लगता है कि अगर हम लोग सब या इवन बच्चे तो बच्चे हैं। अब जैसा सर ने मैंने सर की बात सुनी अभी दीक्षित सर की, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी की कार्यशैली को इंदिरा जी शुरू से देखती थी, उनके साथ साथ जाती थी, आती थी, उनको बहुत पास से उनका अवलोकन करती थी उनकी कार्यशैली को, और उससे ही हो सकता है इंदिरा जी ने बहुत सारी चीजों को सीखा और सीखने के बाद वो आज आयरन लेडी के नाम से जानी जाती। तो बच्चे घर से ही अनुकरण करते हैं, अपने परिवार अपने माता पिता को का ही अनुकरण बच्चे करते हैं, और वही अनुकरण करके राजा दशरथ के पुत्र श्री राम बने, और वही अनुकरण करके जवाहरलाल जी की बेटी इंदिरा गांधी बनी, जो पूरे विश्व में आज उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर माँ बाप या हमारे जो अभिभावक गण हैं वही अगर बच्चों के सामने एक मापदंड या एक माइलस्टोन या एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो अगर घर का पूरा माहौल ही उस तरीके का होगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। वानर सेना ने राम राज्य लाने के लिए, राक्षस राज्य का अंत करने के लिए श्री राम जी का साथ दिया। उसी तरीके से अगर हम अभिभावक गण अपने कुछ समाज के प्रति कुछ कार्य करने थे, हम क्या करते हैं सर, कुछ भी होता है हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, हमसे क्या मतलब। पड़ोस में भी अगर कुछ हो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमसे मतलब नहीं। आज दिल्ली, मुंबई या जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आप देखिए कि अगल बगल के घरों में कई बार मतलब सुन के बहुत बुरा लगता है कि बगल के घर में कोई इंसान है जो बहुत बीमार है या इवन डेथ भी कई बार हो जाती है और बगल के लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी सिर्फ सीता को छुड़ाने के लिए लंका नहीं गए थे। श्री रामचंद्र जी पूरे धरती से राक्षसों का अंत करने के लिए इतने लंबा पुल बना के वानर सेना को अपने साथ लेकर चले और तब उन्होंने राक्षसों का अंत किया। अगर इसको आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम समाज की किसी बुराई का अंत करना चाहते हैं तो हमें अपने घर से शुरू होके मोहल्ले और फिर राज्य और देश के लिए कार्य करना होगा। और जब बच्चा घर में सीखता है, जैसे हम लोगों के यहाँ एक कहते हैं जैसी संगत वैसी सोहबत, बच्चा जिस परिवेश में रहता है वही चीजें बहुत आसानी से सीखता है। तो जिस परिवेश में जो उदाहरण हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चा वही सीखेगा। एक बार मैंने पढ़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि बंद मुट्ठी से हम हाथ नहीं मिला सकते, इसके लिए हमें हाथ खोलना पड़ेगा। और उस हाथ खोलने से मेरा जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, उस हाथ खोलने से मेरा जहां तक श्रीमती गांधी जी का वो रहा होगा, तात्पर्य रहा होगा कि सबको साथ मिलके, मुट्ठी बंद है तो ठीक है हम एकता दिखा रही है, लेकिन मुट्ठी खोलेंगे जब 5 लोग हमारे साथ होंगे, जब पूरा समूह हमारा साथ होगा, तभी हम किसी ना किसी बड़े कार्य को संपादित करने में सफल हो पाएंगे।
तभी हम सफल हो पाएंगे। हम अकेले कोई अगर हम चाहें तो राम दैवीय शक्ति से, फिर वही बात हम कहेंगे, दैवीय शक्ति से तो हम राम राक्षसों का अंत कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। वैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी अगर बनी थी तो वो स्वयं आयरन लेडी थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाया, वानर सेना बनाई। उन्होंने उस श्री रामचंद्र जी की उस घटना को से प्रेरित होकर अपने साथ लोगों को मिलाया, और कहीं ना कहीं तो स्वतंत्रता के आंदोलन में उस वानर सेना का योगदान तो है ही, तभी आज इंदिरा जी की वानर सेना को हम लोग याद भी करते हैं। हाँ, क्रांतिकारियों की गुप्त सूचनाओं को पहुंचाने में बच्चों का प्रयोग। सर, अगर वो वानर सेना ना होती तो राम सेतु नहीं बन पाता, और अगर इंदिरा जी की वानर सेना ना होती तो ये जो छोटे छोटे गुप्त संदेश हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचते थे, जिससे हम अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी रणनीति को और मजबूत कर पा रहे थे, तो ये तो सक्षम नहीं हो पाता। हाँ, तो ये वानर सेना हमें ये सिखाती है कि हमें एकजुट होके, हम अगर अपने बचपन को याद करते हैं सर, तो हम लोग गाइडिंग में थे, स्काउट एंड गाइड था, एनसीसी था, एनएसएस था, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेवा योजनाएं होती थी जिनके साथ बच्चों में बचपन से समूह में रहने का। श्रीमती इंदिरा गांधी की हम बहुत सारी चीजें मुझे अभी दिमाग में, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में हैं, और जिनका मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ भी उपयोग करती हूँ, कि उन्होंने एक बार कहा था कि उनके दादाजी से वो प्रेरित हुई थी, और दादाजी ने शायद उनसे ये कहा था कि सबसे पहले आप समूह में रहना सीखो। जी। समूह में रहने से प्रतिस्पर्धा तो कम होती है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। प्रतिस्पर्धा तो कम होगी, ठीक है, आपके काम बढ़ जाते हैं, लेकिन सबके साथ आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, कोरिलेशन है, इन सब सामंजस्य, इन सब को अगर हमें सीखना है तो ये सारी चीजें हम अकेले रह के नहीं सीख सकते, हमें वानर सेना बनानी ही पड़ेगी। आजकल का जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल मुझसे किया, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो हम लोग फैमिली, हम लोगों की सब हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा 2 बच्चे हैं, ज्यादा इंटरेक्शन बस एक दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए हो गए। तो आप ये देखिए कि बच्चों की जो मन स्थिति हो रही है, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर अगर हम देखें तो बच्चों में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। वो बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत होती है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभिभावकों का ये प्रयास होना चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समूहों से जुड़े, चाहे वो छोटे छोटे समूह हो, अपने सोसाइटी के समूह कुछ बच्चों को बना दिया जाए, कुछ लोकल स्तर पे समूह से जुड़े, या हमारी स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ये सारी जो योजनाएं हैं उनके साथ बच्चे जुड़े, और उनके साथ जुड़ के उनके अंदर जो एक बॉन्डिंग का भाव बढ़ता है वो उनके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारेगा। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने संगीता जी, और बिल्कुल अनु मिश्रा जी के ने जो अनु मिश्रा बच्ची ने जो सर वो बोला, उसके पहले मुझे सबसे पहले तो मुझे उसका बहुत ही अच्छा, क्यों हो सकता है मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए उन्होंने जो क्रिएटिविटी वाली बात करी है, हम लोग बुकिश नॉलेज को, सिर्फ रिजल्ट्स को, नंबर्स को जो महत्व दे रहे हैं पेरेंट्स, ये बहुत गलत कर रहे हैं। सही बात। जब तक आप संस्कारों से, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हमें कार तो दे सकती है, लेकिन संस्कार हमें हमारी संस्कृति से ही मिलेंगे। आजकल ये एक प्रोवर्ब बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, वो हमें कार तो दे देती है, बहुत जल्दी बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कर लेता है, एमबीए कर लेता है और कार ले लेता है, लेकिन संस्कार बहुत पीछे छूट जाते हैं, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, जिससे हमें आज हम भी अभिभावक हैं, हमारा ये मानना है कि हमें इसे आगे लेके ही चलना है। बैरियर थी वानर सेना, बिना बैरियर्स के हम बिना आगे हमें आपस में भी वानर सेना बनना पड़ेगा, तभी तो हम ये संस्कृति अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। और यहाँ पे दुष्यंत जी की 4 पंक्तियां जरूर मेंशन करना चाहूंगी
कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब निकलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। हमें अपने इन बच्चों के भीतर इस आग को पैदा करना है, बच्चों का बालपन, बानरपन जिंदा रखना है, ताकि उनकी एनर्जी को बस हमें जरूरत है उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की। बाढ़ का पानी इधर उधर ना बह के बांध बन के बिजली पैदा कर सके, सूखे हुए खेतों में जान ला सके। वो एनर्जी, वो बालपन, वो बच्चों की एनर्जी हम पेरेंट्स को पहचाननी होगी और उनके भीतर के बच्चे को, बानर को जिंदा रखना ही होगा। बहुत सही कहा संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनीकांत जी से वो सवाल कर लेता हूँ आखिरी 2 मिनट और फिर समाप्त करते हैं। इंदिरा जी का अपना एक प्रभावी व्यक्तित्व रहा है कि उन पर कवियों की कलम और व्यंग्य चित्रकारों की तूलिका सबसे अधिक चली है। आर के लक्ष्मण हो, बाला साहेब ठाकरे हो जैसे बड़े कार्टूनिस्टों का प्रिय विषय इंदिरा ही थी। उन पर तमाम आरोप भी लगे, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह किए बिना अपने विरोधियों के दिलों में जगह बनाई। ये कैसे हुआ होगा रजनीकांत जी? ये उनके दृढ़ व्यक्तित्व से और एक उनकी सोच से हुआ। एक उन्होंने ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में जन्म लिया, पूरा देश उनके सामने खुला हुआ था। आप पत्र पढ़िए जो उन्होंने पिता के पत्र पुत्री के नाम थे, तो पूरा संसार एक पुस्तक है जो हम अभी कोर्स में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, कि कितना उनका विस्तृत विजन उनके जो जिस परिवेश में वो थी, उस परिवेश से उन्हें जो ज्ञान मिल रहा था, उसने उनको वो दृढ़ता प्रदान की, उनके व्यक्तित्व को वो ताकत दी, जिससे कि वो ऐसा सब कर पाए। के दिलों में भी जगह, और विरोधियों के दिलों में भी उन्होंने जो है अपनी जगह बनाई है। और आज भी कोई विरोधी भी उनका जो है कह नहीं सकता। जो उन्होंने काम किए हैं, और इतने किए हैं कि सोच नहीं सकते लोग कि ऐसा भी हुआ। सोच नहीं सकते थे जो उस समय एक, जैसे हम उनकी बात करते हैं, सरदार पटेल ने जो जिस तरह से एकीकरण किया था और प्रिवी पर्स को उन राजाओं के का खत्म करना बहुत बड़ी बात थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना एक बहुत बड़ी घटना थी। परमाणु विस्फोट करना, जी, ये सारे ऐसे काम थे जो बिल्कुल उनके मतलब बहुत ही। और मैं अभी दीक्षित जी चले गए हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे मन में उस समय आई थी जब वो कह रहे थे कि राज्यसभा में उन्होंने दोहा पढ़ा था हरवंश राय बच्चन ने, कि बेटी है उनका बेटा न हुआ। लेकिन ये इस तरह से आप मतलब उनको छोटा कर रहे हैं। ये वाली बात नहीं। अगर उन्होंने ये दोहा कहा है तो गलत कहा है, मैं इसका विरोध करूंगा। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बेटी है तो इसका मतलब बेटा होता तो ज्यादा अच्छा करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने बहुत ही, उनके अंदर जो व्यक्तित्व जो नारी का था, कोमलता वाला, वो तो था ही था। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, वो उनकी दृढ़ता को, उनको आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, दिया गया है नाम उनको, तो निश्चित तौर पे वो लौह महिला थी। तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई दूसरा होता तो ये कर देता, लड़का होता था। सोच पर कहा होगा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा ही है और ज्यादा आक्रामक पुरुष को ही माना जाता रहा है, तो ज्यादा आक्रामक पुरुष होता, शायद इस दृष्टि से उस सोच को तो नहीं हो सकता है। लेकिन वो इतना वो फिर अच्छा नहीं रहता ना। हाँ, वो अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल सही। हाँ वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो ये इसी तरह से उनके अंदर जो दृढ़ता आई और जो सोच आई, वो उनके व्यक्तित्व में, उस परिवेश से आई, उस माहौल से आई जिस माहौल में वो रहती थी। सारा देश उनके सामने खुला हुआ था, सारा संसार उनके सामने खुला हुआ था, और जो उन्होंने जीवन में देखा और परिवेश में भोगा, तो उससे उनके अंदर वो दृढ़ता आई व्यक्तित्व के सामने कि उन्होंने विरोधियों को भी अपने कामों से उनको अपना प्रशंसक बना लिया, अपना प्रशंसक बनाया। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इंदिरा गांधी के जन्म दिवस की जयंती पर जब हमने एक कार्यक्रम किया है, उसको हम समाप्त करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा पृथ्वी जी, मैं भूला जा रहा हूँ
जी 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 आज हालांकि जन्मदिन उनका कल था जी, और कार्यक्रम आज हो रहा है, लेकिन देखिए क्या संयोग है कि आज जो है बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक संयोग भी है कि आज के दिन तुमने 20 वानर नवंबर सेना की चर्चा करी। भारत सेना की चर्चा हो रही है और चर्चा करी। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है और उसमें ये इंदिरा संयोग है। जी और बच्चों की चर्चा हो रही है। और तो ये छठ बहुत ही पूजन का महत्वपूर्ण, उत्सव भी मना रहे हैं हम बिल्कुल उसमें। मनाएगा। जी, जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं, समाप्त करते हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।